आज से 35 साल पहले तकरीबन पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कुछ $495 के करीब थी और इंडिया और बांग्लादेश हमारे मुकाबले में $325 के ऊपर खड़े थे। आज इन 35 सालों के बाद पाकिस्तान ने आज जो दादोशुमार सरकारी किए हैं वो $1901 है, अगर ये दुरुस्त हैं, क्योंकि IMF के और वर्ल्ड बैंक के इससे कम है, इसी को मान लेते हैं 1901 है। इसके मुकाबले में इंडिया और बांग्लादेश वो 2800 से 3000 के दरमियान खड़े हैं। तो हमने कुछ खो दिया है इसी अरसे के अंदर। पिछले 3 सालों में जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो 2.62, 3.18 और 3.7% है, और कम और बेश इतनी ही हम पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं। तो एक लार्ज नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हम क्रिएट कर रहे हैं, जिनके पास पाकिस्तान में काम करने के लिए कुछ नहीं है। FDI फ्लोज़ नहीं है, आपके पास नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स भी नहीं आ रहे, जिसकी बिना के ऊपर आपकी एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ पाती। एक्सपोर्ट्स आपकी रुक गई हैं एक जगह पे। तो एक $500 मिलियन ऊपर जाती है, फिर $1 अरब नीचे आ जाती है। एक साल गलती से फिर $1 अरब ऊपर चढ़ती है, अगले 2 सालों में वो फिर नीचे आ जाती है। तो हम एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं और कोई रास्ता नहीं है किसी के पास। फेक क्लेम्स हैं कि हम बहुत ग्रो कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स इस साल भी 6.25% पिछले साल की निस्बत कम है। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल जावेद कुरैशी साहब CEO हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के, खुरम साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। जावेद साहब, आपको वेलकम करूंगा। सर, क्या वजूहात हैं ये लो ग्रोथ की और लो पर कैपिटा इनकम की, और इसी तरीके से जो लोगों की हैव्स एंड हैव नॉट्स का डिफरेंस है उसमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है? थैंक यू सर। देखें, हमने जो बिजनेस मॉडल फॉलो किया है वो गलत मॉडल था। हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बिल्कुल एम्फेसिस नहीं किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने इनकरेज नहीं किया। हमने इंपोर्ट्स खोल दिए। हमने एक इस मुल्क को एक ट्रेडिंग कंट्री की तरह चलाया है, जबकि जो बड़े बड़े मुल्क होते हैं जिनकी बड़ी पॉपुलेशंस होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और उनकी जितनी इंसेंटिव्स होती हैं, जितनी उनकी स्कीमें होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करती हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है और एम्प्लॉयमेंट से GDP और लोगों की वेल्थ में फर्क आता है। अगर आपकी इतने बड़े मुल्क में आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस ही नहीं होगा तो आप जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे, और जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर आपको मसले होंगे। हम लोगों ने कंजम्पशन एक्सपोर्ट्स पे हमने फोकस नहीं किया है। एक्सपोर्ट्स इसीलिए फ्लैट रहती हैं जी। जो जो मुल्क एक्सपोर्ट्स ग्रो करते हैं उनको 5, 10, 15 साल की प्लानिंग की जरूरत होती है, और उसमें स्टेट को प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना पड़ता है। आप पूरे एशिया पैसिफिक वगैरह देख लें, जिन कंट्रीज ने प्रोग्रेस किया है वो उन्होंने एक्सपोर्ट्स के थ्रू किया है और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू किया है। आप चाइना को देख लें, आप इंडोनेशिया को देख लें, आप कोरिया को देख लें, ताइवान को देख लें। तो जी, ये हमारी पॉलिसियां गलत रही हैं। उसके ऊपर हमारी इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी रही है कि हम कभी कोई पॉलिसी सेट ही नहीं कर सके। तो अगर आप सेट नहीं करेंगे पॉलिसियां गलत बनाएंगे तो फिर आपका यही रेपरकशंस होंगे और आपको फिर यही कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जी। खुरम साहब, आप तो खुद ट्रेड मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट सेक्टर को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक्सपोर्ट हमारी मुकम्मल नाकामी की कहानी है। रेमिटेंसेस हमें $40 अरब आके बचा जाती हैं, लेकिन वो कंजम्पशन ही बढ़ाती हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है। बाहर से पैसा आया और आपने कंज्यूम कर लिया। एक्सपोर्ट क्यों नहीं होती पाकिस्तान से? इसलिए कि हमने कभी सिस्टमैटिकली एक्सपोर्ट को प्रमोट ही नहीं किया, और पिछले कुछ दहाइयों में जो IMF का फॉर्मूला है वो एक्सपोर्ट की बेहतरी का फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन देनी है, कुछ आपने रिलीफ देना है उन लोगों को जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और लेकिन कुरैशी साहब की तब बातों से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन चूंकि मैंने एक फर्क नजर से इस रियासत को देखा है, मलिक साहब, रियासत की इस्तेदाद का बहुत बड़ा क्राइसिस है। जो कैपेसिटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट और खास तौर पे मॉनिटर, और ये जो 4-5 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं जो की हैं, जिसमें तजारत भी है, फाइनेंस है, दोनों एनर्जी की मिनिस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनमें तो बहुत बड़ी जरूरत है कि हम नई इस्तेदाद लेकर आए, उसका मैकेनिज्म क्रिएट करें। और चूंकि इनके अंदर इस्तेदाद नहीं आ सकी, और ये इतने बड़े क्रूशल सेक्टर हैं, सिर्फ अकेला पावर सेक्टर, ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि उसने किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। तो वहां इस्तेदाद बढ़ानी है,
और एक लार्जर इशू भी है जो जिससे जो जो बातें कुरैशी साहब ने की उनकी वजह से क्रिएट हुआ है, और वो ये है कि हुकूमत और जो अवाम है या हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी है, उसके दरमियान जो ट्रस्ट है, जो एतमाद है, वो मुकम्मल तौर पे स्मैश हो चुका है। तो लिहाजा जो चैलेंज है वो ये है कि इस एतमाद को बहाल करना है, अपने बिजनेस कम्युनिटी पे और अपने शहरियों पे ट्रस्ट करना है, उनको चोर की तरह ट्रीट नहीं करना, और उनको ये एनकरेजमेंट देनी है थ्रू दो चीजें हैं जी, प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिसी। उसके जरिए आपने उनको ये इतमाद देना है कि आप ये जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, इसकी टैक्सेशन में इस तरह की तब्दीली नहीं होगी कि आपका सारा बिजनेस मॉडल ही उल्ट कर नीचे गिर जाए। और दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि एक और चीज जो वजह रही है कि पाकिस्तान में जिस तरह हमने हमारी हुकूमतों ने जो बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो है निगोशिएट किए हैं, चाहे बैरूनी ममालिक से चाहे पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की रियासत के हक में नहीं थे, पाकिस्तान के अवाम के हक में नहीं थे। तो ये सबक सीख कर आई थिंक शहबाज शरीफ साहब के सामने चैलेंज है इस बजट में कि क्या वो एक ट्रूली रेडिकल बजट दे सकते हैं, वरना हकीकत यह कि अगर जो रूटीन का मक्खी पर मक्खी बजट है उससे पाकिस्तान में ना ही नई इन्वेस्टमेंट होगी, ना ग्रोथ होगी, और जो असल मकसद होना चाहिए इस सारी डिस्कशन का कि जॉब ग्रोथ कैसे होगी, कि हमारे नौजवान मर्दों खवातीन को वो रोजगार मिले ताकि वो जो खुशहाली है वो लोगों के घरों तक पहुंचे और उनको महसूस हो कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। जावेद कुरैशी साहब, खुर्रम साहब ने जो जिक्र किया बाज़ एग्रीमेंट्स का, IPPs की मिसाल ले लेते हैं। ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने CPEC के नीचे $14 अरब के पंजाब में प्रोजेक्ट्स लगाए थे। अब उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स हम अपनी नाक से पे कर रहे हैं, बिजली नहीं खरीदते, कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं। हमने लोगों को इंकरेज किया सोलर लगाएं, अनफोर्डेबल बिजली आप सोलर लगा लें घरों के ऊपर। लोगों ने सोलर लगाया, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, सोलर आपका जो है वो हमारे ग्रिड को बिठा रहा है, इसलिए आप सोलर वाली पॉलिसी भी चेंज, हम अब आपको पैसे लगाएंगे इसके ऊपर। कैपेसिटी पेमेंट्स भी चार्ज करनी शुरू कर दिए, किराया मीटर भी लगा दिया बिजली के बिलों में। तो हर तरीके से लोगों को हम लूटने की, उनकी खाल उतारने की कोशिश करते हैं, रिलीफ, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोशिश नहीं करते। इट्स अ करप्ट सिस्टम, इट्स नॉट ए गुड सिस्टम। कुरैशी साहब, देखें सर, I agree with you, and by the way I think खुर्रम साहब spoke very well. I completely endorse his view. जो आप सोलर पे बात कर रहे हैं जी, ये भी आई थिंक खुर्रम साहब ने भी कहा था और मैंने भी थोड़ा सा इस पे बात की थी कि अगेन ये एक पॉलिसी है कि आप चॉप एंड चेंज कर रहे हैं। आपने एक इंसेंटिव दिया, आपने एक बड़ा क्लियरली मैसेज दिया कि जी सोलर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप अगर आप देखें जो गल्फ वॉर क्राइसिस की वजह से कितना प्रेशर पड़ रहा है हम पे, बिकॉज हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल वगैरह, तो सोलर की पॉलिसी बनाई और फिर आपको थोड़ी सी उसकी तकलीफ हुई या किसी ने कुछ कह दिया कि जी इससे तो फलाने लोग बेनिफिट कर रहे हैं। पॉलिसियां जी आप चॉप एंड चेंज नहीं कर सकते। कभी कभी पॉलिसी अगर गलत भी हो, ठीक है, आप उसको चलाएं, लेकिन स्टेबिलिटी, मार्केट्स जो हैं और इन्वेस्टर्स जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। पैसे जब कोई लगाता है बिजनेस में तो वो चाहता है यार कि मुझे पॉलिसियां समझ हों, और पूरी दुनिया जो है जो इन्वेस्टमेंट करती है या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है वो स्टेबल पॉलिसीज के बेसिस पे करती हैं। तो बिल्कुल जी, ये जो हम चॉप एंड चेंज करते हैं ना, ये गलत है और हमें इससे निकलना पड़ेगा। ये जिसको हम कहते हैं ना रिएक्टिव पॉलिसीज, और ये बहुत नुकसान देती हैं। कोई तजवीज़ आपकी बजट के हवाले से, बजट के हवाले से कोई 3 स्टेप्स जो हुकूमत को लेने चाहिए? देखिए जी, गवर्नमेंट का बहुत चैलेंज है। कोई 3 स्टेप जो हुकूमत को लेने चाहिए? ये गवर्नमेंट को टैक्सेस काटने पड़ेंगे, हेविली काटने पड़ेंगे, ये सुपर टैक्स वगैरह हटाना पड़ेगा। ये बिल्कुल ही सत्यानाश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को। आपको पर्सनल इनकम टैक्सेस कम करने पड़ेंगे, लोग ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। एंड थर्ड चीज है जी, आपको एक्सपोर्ट्स को फुली इनकरेज करना है, फुली इंसेंटिवाइज करना है। ड्रामेटिकली आपको एक्सपोर्ट पॉलिसियां बनानी है जहां एक्सपोर्टर्स को क्लियर एडवांटेज दिया जाए कि जी अगर वो एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो उनको इंसेंटिव्स मिलेंगे। अभी आप सिस्टम देखें तो एक्सपोर्टर से आप बात करें तो वो आपको इतनी रुकावट बताएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं जी, हमें करना पड़ेगा। आसान काम नहीं है, लेकिन
आपको बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक करना है और ये खुर्रम tax साहब, cuts के आपकी through- आपकी नज़र में वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जो बजट में अनाउंस किए जाने चाहिए टू रिवाइव ग्रोथ? जी, मैं बिल्कुल कुरैशी साहब से एग्री करता हूं। पहला जो इशू है वो ये टैक्सेशन का निजाम में टैक्स में कमी करनी है और जिस तरीके से हम लोगों से टैक्स लेते हैं उसको तब्दील करना है। हमें पाकिस्तान के अवाम पर एतमाद करना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम जो है उनको चोर की तरह ट्रीट करना और उनको मुस्तकिल नोटिस भेज कर हरासा करना, ये मैकेनिज्म 21वीं सदी में ना पहले चला है ना अब चलेगा। पहली बात यह कि टैक्स के निजाम में एक रेडिकल ट्रस्ट वाला जो मैकेनिज्म है वो लाना है। दूसरा ये है, और यहां मैं फिर कुरैशी साहब से एग्री करूंगा, अगर आपकी वाकई तरजीह एक्सपोर्ट है तो फिर सारी इकोनॉमिक पॉलिसी उसके ताबे होनी चाहिए, जो कभी नहीं हुई। तो लिहाजा उसको देखकर सामने रख के जो है वो बात करनी है। तीसरी चीज जहां जरूर जो मेरी सजेशन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो सूबों का रोल है उसको भी हाईलाइट करना और उनको इसमें शामिल करना, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा वसाइल हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं है, और उन वसाइल का दुरुस्त इस्तेमाल और उनका दुरुस्त खर्च जो है वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकता है। तो उस पर भी फोकस करना होगा।